Hello learners, in this video we will discuss about the issue of debentures. So let's get started without wasting time. First of all, we want to clear the meaning of debenture because it is totally a different term from the share. Debenture is a written instrument issued by the company for acknowledging its debt or a loan. जैसे लोन लेते हैं हम कहीं से तो उस पर क्या कंडीशन होती है कि हमें एक स्पेसिफाइड डेट को उसका प्रिंसिपल प्लस उसका इंटरेस्ट है उसकी रीपेमेंट करनी होती है। तो यही कंसेप्ट डिबेंचर पर भी अप्लाई होता है। सो वी कैन से दैट डिबेंचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम ऑन द स्पेसिफाइड डेट। सो प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर which is written under the Companies Act 2013 as per section 2 subsection 30. Debenture includes debenture stock, bond or any other instrument of a company evidencing a debt whether constituting a charge on the asset of the company or not. मीन्स डिबेंचर क्या होते हैं, सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें वो पूछते हैं ना कि आप एज अ सिक्योरिटी किस चीज़ को रखना चाहते हैं। तो इसी तरह से होता है जब हम कहीं से लोन लेते हैं तो पहले हम उसको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की टर्म में देखते हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं कुछ डिबेंचर होते हैं जिनके चार्ज ऑन दी एसेट ऑफ द कंपनी होता है और कुछ के नहीं होते हैं। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ डिबेंचर। कंपनी में नीड एडिशनल अमाउंट ऑफ अ मनी फॉर लॉन्ग पीरियड। मीन्स डिबेंचर क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और इट कैन नॉट इशू शेयर एवरी टाइम। और कंपनी क्या करती है, हर टाइम वो शेयर से इशू नहीं कर सकती। तो इसी तरह से उसके लिए एक न्यू टर्म और न्यू कंसेप्ट क्या है, डिबेंचर है, जिसकी ऑप्शन को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इट कैन रेज लोन फ्रॉम द पब्लिक। जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि डिबेंचर क्या है, हेल्पफुल होते हैं फॉर टेकिंग अ लोन फ्रॉम दी अदर पर्सन। मीन्स जब हम प्राइवेट पर्सन से नहीं लेते हैं पैसे, हम कहाँ से रेज कर रहे हैं, फ्रॉम दी जनरल पब्लिक। तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, डिबेंचर। The amount of loan can be divided into a unit of small denominations and the company can sell them to the public. मीन्स हम कहते हैं कि इसके जैसे शेयर्स के प्राइसेस भी बहुत कम डिसाइड किए जाते हैं। तो इसी तरह से एक शेयर कितने का होगा, 10 का होगा, 100 का होगा। इसी तरह से हम अमाउंट लोन का भी हम डिवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्मॉल डिनोमिनेशंस। ईच यूनिट इज़ कॉल्ड अ डिबेंचर। मीन्स अब अगर हम पर्टिकुलर एक यूनिट की बात करें तो हम उसे क्या कहेंगे, डिबेंचर। और जो भी उसका होल्डर होगा, मीन्स जो भी पर्सन उस डिबेंचर को लेगा, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाएगी, डिबेंचर होल्डर। जैसे शेयर में क्या होता है, जो पर्सन शेयर खरीदता है, ओनर होता है उसका, उसको हम बुलाते हैं शेयर होल्डर। तो इसी तरह से अगर कोई पर्सन डिबेंचर से ले रहा है देन वो क्या बन जाएगा, डिबेंचर होल्डर। द अमाउंट सो रेस्ड इज लोन फॉर द कंपनी। मीन्स जितना भी अमाउंट रेज होगा डिबेंचर से वो क्या होगा, एक तरह का लोन है। सो वी कैन से दैट डिबेंचर इज अ क्रेडिट सिक्योरिटी, हेंस द कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर एट द एग्रीड रेट और ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड होगा कि कितना रेट देना है, कब देना है, रीपेमेंट कब होगी, मीन्स वापस कब करने हैं, 5 ईयर के बाद करने हैं, 10 ईयर के बाद करने हैं, वो सभी कंडीशंस ऑलरेडी ही डिसाइड की गई होंगी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर को बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, रिडम्पशन, रिकॉर्ड्स, कन्वर्टिबिलिटी और प्रियोरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस पर यही है कि कब हम डिबेंचर्स को एज अ सिक्योर्ड करते हैं और कब डिबेंचर्स को अनसिक्योर्ड करते हैं। मीन्स कौन से वो डिबेंचर होल्डर होंगे जिनका क्लेम होगा ऑन दी एसेट ऑफ द कंपनी। अगर क्लेम होगा देन वो सिक्योर्ड में आएंगे, अगर क्लेम नहीं होगा देन वो क्या होंगे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होंगे। और सिक्योर्ड में भी हमारी कंडीशन है फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड, मीन्स इसके ऊपर भी प्रायोरिटी अप्लाई होती है। ओके, रिडम्पशन के केस पर हमारे आते हैं रिडीमेबल, जिसको हमें वापस करना होता है, मीन्स आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन हम उसको वापस कर देंगे। और कुछ होते हैं नॉन रिडीमेबल, जिनको वापस नहीं करना है, मीन्स वो टू द टाइम ड्यूरेशन, जब भी जितना टाइम भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी उतने टाइम वो रहेंगे। रिकॉर्ड्स के बेसिस पर आते हैं रजिस्टर्ड और बेयरर। रजिस्टर्ड और बेयरर में क्या आता है, रजिस्टर्ड वो वाले डिबेंचर्स होंगे जिनका नाम क्या होता है, डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसके ऊपर उस पर्टिकुलर पर्सन का ही नेम लिखा जाता है। लाइक अगर राम ने डिबेंचर्स परचेज किए हैं देन हम उस सर्टिफिकेट के ऊपर किसका नाम लिखेंगे,
राम का, और जब हम उसका पेमेंट करेंगे, अगर वो पर्सन राम ही आएगा वो सर्टिफिकेट लेके, तभी हम उसको पेमेंट देंगे। मीन्स अगर वो अवेलेबल नहीं है घर पर, तो उसने अपने बेटे को या डॉटर को किसी को भी भेज दिया वो सर्टिफिकेट देंगे, देन हम उसको फिर पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उसके ऊपर स्पेसिफाई नेम लिखा है, तो उसी पर्सन को ही आना पड़ेगा। और यही वाला बेनिफिट किसको मिलता है, बेयरर के केस में। मीन्स जिस सर्टिफिकेट के ऊपर किसी का भी नाम नहीं लिखा होता है उसको कहते हैं हम बेयरर डिबेंचर्स होल्डर। और वो वाला पर्सन अगर वो नहीं आ सकता है जिसने शेयर्स एक्चुअल में खरीदे हैं, तो वो अपने कज़न को, रिलेटिव को, किसी को भेज कर सकता है और अपना अमाउंट जो है वो ले सकता है। ओके, कन्वर्टेबिलिटी में आते हैं हमारे कन्वर्टेबल, जो ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं किसी और टर्म में। लाइक हमने किसी पर्सन ने डिबेंचर्स लिए हैं कन्वर्टेबल वाले, और वो कह रहे हैं कि आफ्टर द 3 ईयर क्या करना है, मुझे कन्वर्ट कर दीजिए एज आ इक्विटी शेयर होल्डर में, तो वो क्या होंगे, इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। और नॉन कन्वर्टेबल में क्या होगा, वो होल लाइफ ऑफ द कंपनी कन्वर्ट नहीं होंगे। मीन्स अगर वो कहेंगे तब भी मैं नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कौन से डिबेंचर्स परचेज किए हैं, नॉन कन्वर्टेबल। ओके, लास्ट वन है प्रायोरिटी। मीन्स किसको हम पहल देते हैं, किसको हम अडॉप्ट करते हैं कि पहले उसकी रीपेमेंट करेंगे, पहले उसको पेमेंट करेंगे। तो उस बेसिस पर अगर किसी पर्सन को हम रीपेमेंट पहले करते हैं तो वो हो गया हमारा फर्स्ट, और जिसको हम उसके बाद करेंगे वो हो गया सेकंड पर्सन। सो वो क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड एज अ हमने उसको पोजीशन दे दी। ओके, इसी टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स को एक्सप्लेन किया गया है, जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर्स secured by a charge on the asset of the company, as we can already discuss. Debenture holder have the right to recover their principal amount with the unpaid amount of interest on such debenture out of the asset mortgaged by the company. मीन्स अगर कोई डिबेंचर होल्डर को पैसा रिकवर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स उसका अमाउंट जो है वो कंपनी नहीं दे रही, देन वो क्या कर सकता है, उस कंपनी का वो वाला एसेट जिसके ऊपर उसकी सिक्योरिटी बनती है। लाइक हमने उस पर्सन को कहा है कि अगर कल को हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, कंपनी ने कहा है हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, देन आप आकर ये वाली मशीन को ले जा सकते हैं। देन वो पर्सन क्या करेगा, उस मशीन को सेल कर देगा, एसेट को सेल कर देगा, एंड देन जितना भी अमाउंट उसका होगा वो उससे अपना जो रिकवरी का अमाउंट है वो सेट ऑफ कर लेगा। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट कहाँ पर अप्लाई होता है, सिक्योर डिबेंचर्स में। और ऑन दी अदर हैंड साइड अनसिक्योर डिबेंचर्स में क्या आता है, जिसमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। मीन्स सच डिबेंचर्स डू नॉट कैरी एनी सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू द प्रिंसिपल अमाउंट और अनपेड इंटरेस्ट। मीन्स अगर कल को उसके उन्हों को पेमेंट नहीं दी जाती है, देन वो किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं ऑन दी एसेट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट हमारे टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। मीन्स हमें कब रीपेमेंट कब करनी है। रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होंगे, डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सच डिबेंचर्स पेड ऑफ टू द डिबेंचर होल्डर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। मीन्स जब भी उनका टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर होगा, जब भी मेच्योरिटी की डेट आएगी, देन हम क्या करेंगे, उसका प्रिंसिपल अमाउंट उसको रीपे कर देंगे। सच डिबेंचर्स कैन बी रिडीम बाय एनुअल ड्राइंग और बाय परचेसिंग फ्रॉम द ओपन मार्केट। मीन्स ये दो तरह के ऑप्शन है जिसको हम ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि हमें एक ही बार में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। इसलिए हम क्या कहते हैं, एनुअल ड्राइंग का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। ओके, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स में क्या आता है, डिबेंचर्स विच आर नॉट रिडीम्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जितना टाइम कंपनी एग्जिस्ट करेगी उतने टाइम तक ही वे ये वाले नॉन रिडीमेबल डिबेंचर होल्डर हैं वो भी एग्जिस्ट करेंगे। इनको कभी भी रिडीम नहीं किया जाएगा, मीन्स इनका प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी वापस नहीं किया जाएगा। Such debentures are paid back only when the company goes into liquidation. मीन्स जब भी कंपनी लिक्विडिटी की पोजीशन में लिक्विड होने लगी, मीन्स वाइंड अप की पोजीशन आ गई है कि अब कंपनी में कुछ नहीं हो सकता है, कंपनी में बहुत सारे लॉसेस आ रहे हैं, उसको बंद ही करना पड़ेगा, यही लास्ट ऑप्शन है, देन उस टाइम ड्यूरेशन पर क्या होगा, तब भी ही ये वाले नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स को पेड बैक किया जाएगा। ओके, थर्ड हमारे पास क्या कौन सी बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी। मीन्स जब हम नेगोशिएबल कर सकते हैं। नेगोशिएबल में आता है हमारे रजिस्टर्ड और बेयर। रजिस्टर्ड क्या होते हैं, डिबेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड विद द कंपनी, अमाउंट ऑफ सच डिबेंचर्स इज पेबल ओनली टू दोज डिबेंचर होल्डर्स हुज नेम अपीयर्स इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। मीन्स
उस पर्सन का पर्टिकुलर नाम लिखा गया है किसमें, रजिस्टर ऑफ द कंपनी। अगर वही वाला पर्सन आके हमारे से पेड बैक की कहेगा तभी हम उसको पेमेंट करेंगे, अदरवाइज कोई और अदर पर्सन कोई आएगा, उसका कज़न आएगा, उसका कोई भी आएगा, देन उसको पेमेंट फिर नहीं की जाएगी, बिकॉज उसका क्या किया गया है, रजिस्टर्ड है नेम। ऑन दी अदर हैंड साइड बेयर डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल मेयरली बाय डिलीवरी, मीन्स किसी को भी हम दे सकते हैं ईजिली। होल्डर ऑफ दिस डिबेंचर इज इनराइटेड टू गेट द इंटरेस्ट, और उसी वाले पर्सन को इंटरेस्ट मिल जाएगा जिसके पास वो वाला सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, इसमें दो ऑप्शंस हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में हमारा आता है डिबेंचर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द एक्सपायरी ऑफ प्री डिसाइडेड पीरियड, मीन्स इसका भी टाइम ड्यूरेशन क्या है, पहले से ही डिसाइड होगा कि जब भी हम डिबेंचर्स परचेज करेंगे उसी टाइम ड्यूरेशन पर ही हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कन्वर्टेबल लेने हैं और फिर नॉन कन्वर्टेबल लेने हैं। द टर्म एंड द कंडीशन ऑफ द कन्वर्जन आर जनरली अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में हमारा आता है वो वाले डिबेंचर्स जो कन्वर्ट नहीं होंगे, डिबेंचर दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये दो तरह की कंडीशंस है, किसी को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट डिबेंचर एंड द सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर क्या है, डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बिफोर अदर डिबेंचर, दूसरे डिबेंचर्स के पहले जिसको हम रिडीम करें, मीन्स जिसको हम रीपेमेंट कर रहे हैं, पेड बैक कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, क्योंकि उसको प्रायोरिटी मिली है, उसके पहले पैसे वापस किए जाएंगे, और जिस पर्सन के उसके बाद पैसे वापस किए जाएंगे वो क्या होंगे, सेकंड पर्सन और सेकंड डिबेंचर होल्डर। इसके बाद हमारी जो टर्म आती है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट। ओके, कूपन रेट में हमारा क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट में बैंक से लोन रेज करते हैं तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, और उस इंटरेस्ट का रेट क्या है वो भी डिसाइड होता है। तो इसी तरह से डिबेंचर्स के केस में भी रेट डिसाइड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कूपन रेट। यूजली डिबेंचर्स आर इशूड विद द कूपन रेट्स दैट इज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, मीन्स इसका फिक्स्ड रेट होता है जो पहले से ही डिसाइड किया जाता है जब हम इशू ऑफ द डिबेंचर्स करते हैं। दिस रेट में बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग विद द मार्केट इंटरेस्ट रेट, मीन्स दो तरह के ऑप्शन हैं जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं, फिक्स्ड रखना है कि फ्लोटिंग रखना है। फिक्स्ड मतलब आज 10 है तो 10 ही कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। फ्लोटिंग मतलब आज 10 मार्केट के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट में बहुत अच्छी इकॉनमी है देन आज 10 है, कल को डाउन होगी देन 8 होगी, देन मीन्स उसका रेट क्या है, फॉल कर गया, 2% से फॉल किया, फ्लोटिंग हो गया। तो ये क्या है, चेंजेस है, मीन्स हमें फिक्स्ड ही रखना है कि फ्लोटिंग के ऑप्शन लेनी है, या फिर हम कंबाइन भी कर सकते हैं। जीरो कूपन रेट में क्या आता है, सच डिबेंचर्स डज नॉट कैरी कूपन रेट और स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट विद इटसेल्फ, मीन्स जिसके ऊपर रेट डिसाइड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, इसका भी एक बेनिफिट है। दिस डिबेंचर्स आर इशूड विद द सब्सटैंशियल डिस्काउंट टू कंपनसेट द इन्वेस्टर फॉर इंटरेस्ट, मीन्स ये वो वाले डिबेंचर्स होते हैं जिनको इशू किया जाता है तो किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। ओके, मान लीजिए कि डिबेंचर है जिसकी वैल्यू है 10 रुपये, उसको इशू किया गया है 8 रुपये के ऊपर, तो बेनिफिट ये है इन्वेस्टर को, वो ईजिली ले सकता है, 8 रुपये का ले लेगा। और मान लीजिए उसको थोड़े टाइम के ड्यूरेशन पर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है, उसको सेल कर सकता है। अगर मान लीजिए उस टाइम पर मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो 11 है, देन वो 8 का लिया था, अभी कितने का बेच रहा है, 11 का, देन बीच का जितना भी मार्जिन है वो क्या है, उसका बेनिफिट है। तो इसी तरह से वो वाले डिबेंचर्स हैं जिसके ऊपर कूपन रेट नहीं होता है तो उनको हम कहते हैं जीरो कूपन रेट। नेक्स्ट क्या है हमारे इशू ऑफ डिबेंचर्स, मीन्स अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में हम इशू ऑफ डिबेंचर्स जब करते हैं तो उसकी हम एंट्रीज कैसे पुट डाउन करते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है बाय इशूइंग डिबेंचर्स मीन्स इशू ऑफ सर्टिफिकेट बाय द कंपनी अंडर इट्स सील विच इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। और अभी तक जितना भी हमने ओवरव्यू लिया है डिबेंचर्स का उसमें हमने यही देखा है कि डिबेंचर क्या है, एक तरह का सर्टिफिकेट है जो इशू किया जाएगा बाय द कंपनी। और क्या है, किस में हेल्पफुल होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट, मीन्स हमने कहीं से लोन लिया है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट करता है, एक तरह का उसका प्रूफ है कि हमने ये लोन टेक किया है किसके, किसी और पर्सन से लिया है। ओके, और द इम्पॉर्टेंट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सील।
सील क्या है? कॉमन सील मीन्स जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे, रेज करेंगे लोन को, तो उस टाइम पर हमारे पास कॉमन सील होनी चाहिए, मीन्स कंपनी की कॉमन सील होनी चाहिए, तभी हम इशू कर सकते हैं डिबेंचर्स को। द प्रोसीजर ऑफ द कंपनी ऑफ The procedure of issue of debentures by a company is similar to that the issue of share means जैसे हम शेयर्स को इशू करते थे उसी तरह से इशू करेंगे। लाइक जैसे हम कहते थे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करते थे, आफ्टर दैट वी विल applications are invited and the letter of allotment are issued, and उसके बाद क्या होता है? ऑन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड इन केस ऑफ अ पार्शियल अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी में बी एडजस्टेड टू दी सब्सिक्वेंट कॉज। तो इसी तरह से बहुत सारी एडजस्टमेंट होती थी और यही वाला प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाएगा अंडर द इशू ऑफ डिबेंचर में। There are different methods for issue of debentures like debentures issued for a cash, debentures issued for consideration other than cash, debentures issued as a collateral security. Further, debentures may be issued at a par, premium or discount. पार का क्या मतलब है? जितनी उसकी फेस वैल्यू उतने पर ही इशू करें। लाइक अगर मान लीजिए 10 रुपये है उसकी कॉस्ट, तो हम उसको 10 रुपये पर ही सेल कर रहे हैं। अगर हम 10 की चीज़ को 12 रुपये पर सेल करेंगे देन वो क्या होगा? 2 रुपीज़ क्या होंगे उसके? प्रीमियम के एक्स्ट्रा है ना। अगर हम 10 की चीज़ को 8 में बेचेंगे तो वो क्या होगा? उसका डिस्काउंट। तो इसी तरह से डिबेंचर्स में भी ये तीनों कंडीशंस अप्लाई होते हैं। डिबेंचर्स पार पर भी हो सकते हैं, प्रीमियम पर भी हो सकते हैं और दी डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं। फर्स्ट जो अब हम अभी करने वाले हैं वो क्या है? डिबेंचर्स इशूड फॉर अ कैश एट अ पार। जब हम पार पर इशू करेंगे देन उसकी एंट्रीज कैसे पाएंगे? एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। सबसे पहले क्या होगा? जब हमने इनवाइट की है एप्लीकेशन तो हमें एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है, देन हम एंट्री पुट करते हैं कि हमारे पास पैसे आए हैं, मीन्स डेबिट वर्ड कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे हम पहले लिखते थे शेयर कैपिटल में टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट, तो इसी तरह से अभी हम लिखेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और नरेशन में क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर डिबेंचर्स। इसके बाद हम सेकंड एंट्री पुट डाउन करते थे ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन की मनी की। तो इसी तरह से अभी हम ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू क्या करेंगे? जैसे हम पहले कहते थे टू शेयर कैपिटल, तो अभी हमें शेयर कैपिटल के टर्म को यूज़ नहीं करना है, उसकी तरह पर हमें क्या यूज़ करना है? टू डिबेंचर्स। ओके। और जब भी हम डिबेंचर कैपिटल वर्ड बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। ओके, डिबेंचर के साथ कैपिटल के वर्ड टर्म को यूज़ नहीं करना है। एक और पॉइंट है, किसको यूज़ कर सकते हैं? जितने का भी डिबेंचर्स लिए हैं उसके ऊपर जितना भी रेट एप्लीकेबल होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम एंट्री पाएंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो मैंने बोला क्या? क्रेडिट साइड पर क्या एंट्री पुट डाउन करनी है? टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो उसका क्या हमने रेट भी साथ में लिख दिया। फिर हम नरेशन पुट डाउन कर देंगे और थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी? मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा और टू डिबेंचर्स आ जाएंगे। तो ये होगी हमारी ड्यू की। देन उसके बाद जब हमें ड्यू अमाउंट रिसीव होगा देन हम एंट्री पुट डाउन कर देंगे कि हमें कैश है रिसीव हो गया है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया है और टू डिबेंचर अलॉटमेंट हो गया है। ओके, उसके बाद हम एंट्री पुट डाउन करेंगे कॉल्स की, और कॉल्स मेरी फर्स्ट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। ओके, तो पहले हम ड्यू की एंट्री पुट डाउन करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमने अलॉटमेंट की थी सेम ऐसे ही करेंगे। डिबेंचर्स अगर हम फर्स्ट कॉल करें देन हम नोट डाउन करेंगे डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और अगर हम सेकंड फाइनल कॉल या सेकंड कॉल कर रहे हैं देन हम उसकी टर्म यूज़ करेंगे डिबेंचर्स सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। उसके बाद जब हमें उस कॉल की पेमेंट रिसीव होगी देन हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू जिसके भी थ्रू रिसीव होगी उसको क्रेडिट कर देंगे। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? टू कॉल्स दैट इज फर्स्ट कॉल एंड दी सेकंड कॉल मे बी मेड जर्नल एंट्री विद मेड ऑन दी लाइन्स मेड फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो इसको हमें साथ में नहीं कंसीडर करना है, हमें सिंगल सिंगल को कंसीडर करना है। लाइक जब भी फर्स्ट कॉल रिसीव होगी फर्स्ट कॉल की एंट्रीज पाएंगे, जब भी सेकंड कॉल की रिसीव होगी देन सेकंड कॉल की, अगर थर्ड होगी तो थर्ड की। ओके, उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं, फिर इसके बाद हम एक सेकंड पार्ट भी प्रिपेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम। अभी तक हमने क्या किया था? एट अ पार के।
मीन्स जितने का फेस वैल्यू हो उतने पर भी उसको इशू किया गया है। लेकिन अभी हम टर्म यूज़ करने वाले हैं प्रीमियम। डिबेंचर्स आर सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम व्हेन दीज आर इशूड एट द वैल्यू विच इज़ मोर देन देयर नॉमिनल वैल्यू। मीन्स उसकी फेस वैल्यू से कुछ एक्स्ट्रा है, उसमें इंक्लूड है, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, प्रीमियम पर इशू है। फॉर एग्जाम्पल, अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹110। दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ ₹10 इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। जो एक्सेस पोर्शन है ना, नॉमिनल वैल्यू कितनी है उसकी, ₹100, और इशू कितने के किए जा रहे हैं, ₹110 के, और एक्सेस में कितने हैं, ₹10। तो ये ₹10 क्या शो करें कि ये क्या है, प्रीमियम है, किसके ऊपर, इशू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर। The premium on the issue of debenture is a capital receipt and is credited to security premium reserve account. कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट रिसीव हो रही है तो हमें क्या है, एक तरह की कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल मिल रहा है। किसके ऊपर मिल रहा है, जब हमने कैपिटल रिसीव करें उसके ऊपर हमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन मिला है, तो हम क्या इसको कंसीडर करेंगे, ये क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे जिसको हम कहेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस अकाउंट को हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हम कहाँ शो करके चलते हैं, जैसे आपको पता ही है कि रिजर्व को हम कहाँ शो करते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी की साइड पर। मींस हम जब भी लाइबिलिटी वाली साइड लिखते हैं तो वहाँ पर ही हम, जब हम कैपिटल को लिखते हैं तो उसके बाद ही हम रिजर्व का पोर्शन भी लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस का। तो इसी तरह से इसी पोर्शन को हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद आगे हमारी, जब हमने प्रीमियम लिया है, कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन लिया है अबव द नॉमिनल वैल्यू, देन उसको कैसे एंट्री में, जर्नल एंट्री में कैसे पुट डाउन करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मीन्स ये क्या, एक तरह का स्पेसिफाइड रिजर्व है, तो इसको हम किसी भी टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसकी क्या कंडीशन है, वो किसके अंडर रिटर्न डाउन है, सेक्शन 52 के अंडर है। और इसकी जर्नल एंट्री कैसे पाएगी, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट आएंगे, ओके, टू डिबेंचर्स अकाउंट आएंगे, और जितना भी प्रीमियम होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और आप देख ही सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एक तरह का ये इनकम और गेन ही है, तो इसी तरह से हम इसको क्रेडिट साइड में शो करके चलेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ओके। तो डिबेंचर अकाउंट में हमारा वो वाला पोर्शन आ जाएगा जितने की नॉमिनल वैल्यू है, लाइक हमने 100 की नॉमिनल वैल्यू थी, देन 100 हम पा देंगे टू डिबेंचर अकाउंट में, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे आ जाएंगे ₹10, और दोनों का टोटल कितना आ गया, 110, वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में, ओके। सो आई होप आपको ये एंट्री क्लियर होगी। तो इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर एट अ डिस्काउंट। मीन्स जब हम डिबेंचर इशू करें हैं किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। When debentures are issued at less than their nominal value, they are said to be issued at a discount. For example, debentures of ₹100 each is issued at ₹90 per debenture. It is important to note that Companies Act has not put any restriction on the maximum limit of a discount. However, there should be a provision for issue of such debenture in the articles of association of the company. तो हम कह सकते हैं हम डिबेंचर्स को इशू भी कर सकते हैं डिस्काउंट के ऊपर, बट ये उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मस्ट भी प्रोविज़न होनी चाहिए जिसको कंसीडर वो करें, ओके। तो डिस्काउंट में हमारा कितना पोर्शन आ गया वो भी हम देख लेते हैं। 100 की नॉमिनल वैल्यू थी, इशू कितने का किया, 90 का, तो बीच का गैप कितना है, 10 का, तो 10 क्या हो गया उसके डिस्काउंट। तो जैसे हमने प्रीमियम की एंट्री को पुट डाउन किया था, पहले वो देख लेते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे डिस्क्लोजर ऑफ डिस्काउंट इन अ बैलेंस शीट। इट इज़ अ कैपिटल लॉस, क्योंकि हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा क्या है, लॉस हो रहा है। प्रीमियम को हमने कैपिटल रिसिप्ट कंसीडर किया था, और डिस्काउंट को हम उसके वाइस वर्सा, मीन्स उसके ऑपोजिट कंसीडर करेंगे, कैपिटल लॉस। वी शैल बी रिटर्न ऑफ, मीन्स उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, कितने, विद इन अ 12 मंथ। ये क्या कंडीशन है एक तरह की, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, and until it is written off completely, it is shown on the asset side of balance sheet. इस जब तक इसको हम राइट ऑफ नहीं कर लेते तो इसको हमें शो कहाँ पर करना है, एसेट साइड के ऊपर, क्योंकि उसको कहाँ पर शो किया था, लाइबिलिटी साइड में, अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट एंड सब हेडिंग। मीन्स हम जब अभी हम जो भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उसमें हमारा जब भी करंट एसेट को हम राइट डाउन करेंगे उसके अंदर हम एक और हेडिंग
एडिशन करते हैं वो क्या है, अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट में ही हम इस टर्म को यूज़ करेंगे कि हमने क्या दिया है, इशू ऑफ डिबेंचर एट अ डिस्काउंट, तो वहाँ पर हम ये टर्म यूज़ करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज सपोज टू बी अलाउड ऑन अलॉटमेंट अनलेस अदरवाइज मैंशन। जब भी मेंशन किया गया होगा तभी हम इसको अलॉट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। ओके, तो ये क्या प्रोविजन है, इसमें मेन पॉइंट क्या था वो हम देख लेते हैं कि डिस्काउंट जब भी हम इशू ऑफ डिबेंचर्स पर देंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल लॉस होगा, तो उसे हमें रिटर्न ऑफ करना ही पड़ेगा विद इन अ 12 मंथ। और इसको हम शो कहाँ पर करेंगे, बैलेंस शीट में, एसएसआई में। एसएसआई में कहाँ पर, करंट एसेट जब लिखेंगे और उसके अंदर जब हम अदर हेडिंग बनाएंगे अदर करंट एसेट का, देन हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसकी जर्नल एंट्री क्या है वो भी देख लेते हैं। तो अभी हमने बात किया कि डिबेंचर क्या है, एक तरह का कैपिटल लॉस है, तो लॉस को हम कहाँ पर कंसीडर करते हैं, डेबिट साइड में। ओके, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेस। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी कोई एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो डिस्काउंट क्या है, हमारा एक कैपिटल लॉस है, तो इसको भी हम डेबिट करके चलेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो इसी तरह से हम इस टर्म को भी यूज़ कर लेंगे। तो नरेशन में हम लिख देंगे अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू है और उसमें कितने का डिस्काउंट था वो हम स्पेसिफिकली नोट डाउन कर देंगे। सो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम आपको सेकंड वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।